Hello, let's learn vectors today. My name is Akash, and we are delving in the world of physics and the questions which were previously asked and the questions which may be asked somewhere in the world of physics. तो शुरू करते हैं, वेक्टर शुरू करते हैं. ओके, सो क्या होते हैं वेक्टर्स? सबसे पहली चीज़, वेक्टर्स होते क्या हैं? वेक्टर्स एक्चुअली ऐसी कुछ बहुत बड़ा हवा नहीं है. इट इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. किसी भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें डायरेक्शन का लेना देना हो, इन विच देयर इज़ अ डायरेक्शन. जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक आलू है और ये एक आलू जो है ये 50 ग्राम का है. तो 50 ग्राम का आलू हर तरह से 50 ग्राम का है, चाहे आप किसी डायरेक्शन से देखो, चाहे उसको ऐसे रखो और एक के साथ एक और आलू रख दिया आपने, तो दो आलू कितने ग्राम के हो गए? एक 50 का है, दूसरा 50 का है, तो दो आलू साथ रख दिए, तो दोनों के दोनों 50 और 50 100 ग्राम के ही होंगे. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन हैपन इन द वर्ल्ड. दो आलू उठाए, 50-50 ग्राम के रख दिए, कितने ग्राम के हो गए? 100 ग्राम के. बट इन केस ऑफ वेक्टर्स ऐसा कुछ नहीं होगा. जैसे मैं बात करूं दो फोर्सेस की, तो ये एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये एक फोर्स है इस डायरेक्शन में. ठीक है, अब अगर ये 50 न्यूटन की फोर्स है, ये भी 50 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ पर मैंने कोई चीज़ रख दी, एक बॉक्स रख दिया, उसको 50-50 न्यूटन की फोर्स में यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ. ठीक है, थोड़ा थोड़ा मजा आएगा, लिटल लिटल एंजॉय. ये एक कोई डब्बा है, यहाँ पर ये एक 50 न्यूटन की फोर्स होगी और ये एक 50 न्यूटन की फोर्स होगी. तो टोटल अब इसके ऊपर जो पुश लगेगा वो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन का. ओके, तो अभी इसके ऊपर एक फोर्स कितने न्यूटन की लग रही है? 100 की. लेकिन अगर मैं इसका डायरेक्शन बदल दूँ, इसका डायरेक्शन मैं यहाँ से कर दूँ 50 न्यूटन, तो इधर से 50 लगी, इधर से 50 लगी, नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होगा? 0. तो इसका मूवमेंट नहीं होगा. अगर ये सॉलिड डब्बा है ना, बढ़िया एकदम लोहे का सॉलिड, तो इसका मूवमेंट तो होने वाला है नहीं. हाँ, हो सकता है पिचक जाए ये. अगर ये गत्ते का डब्बा है तो 50 इधर से 50 इधर, पिचक ट्यों ट्यों हो जाएगा. सो इसीलिए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? जब भी दो वेक्टर कभी भी जुड़ते हैं इधर उधर उनकी अलग अलग डायरेक्शन की वजह से, तो उनकी वैल्यू अलग हो जाती है. ठीक है, उन्हीं चीज़ को वेक्टर बोलते हैं. तो वेक्टर्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और डायरेक्शन पर उनका एडिशन डिपेंड करता है. ठीक है, और वेक्टर चेंज कैसे होता है? जैसे ये एक वेक्टर मैंने यहाँ बना दिया, ये एक वेक्टर है, नाम दे इसका. अच्छा, रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं? ये एक वेक्टर ए है और इसके ऊपर ऐसे करके एक छोटा सा तीर लगा दो, तो ये ए बन गया. ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी जो लंबाई है इसकी, इस लंबाई को बोलते हैं, उस वेक्टर की जो लेंथ है उसको बोलते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड. अगर एक वेक्टर यहाँ पर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इसमें से ये वाला छोटा वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, और ये वाला बड़ा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है. आई बात समझ में? थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं. तो वेक्टर्स are the physical quantities, a representation of physical quantities that have direction as well as magnitude. Okay, वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया. अब बात करते हैं वेक्टर के चेंज की. अगर वेक्टर में, जैसे ये वेक्टर था एक, अगर इसको मैंने छोटा कर दिया यहाँ पर, तो ये वेक्टर क्या हो गया? चेंज हो गया. अगर मैंने इस वेक्टर को यहाँ था ऐसे, इसको यहाँ से धक्का मार के फोर्स का डायरेक्शन बदल दिया, तो भी क्या हो गया? वेक्टर चेंज हो गया. तो अगर वेक्टर का डायरेक्शन, किसी भी क्वांटिटी का डायरेक्शन बदल जाए या उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, तो वो वेक्टर क्या हो जाता है? बदल जाता है. ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन था वेक्टर में से, वो यही है. शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, अ वेक्टर में चेंज, अ वेक्टर शायद चेंज हो सकता है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड, अगर उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सराउंडिंग का एरिया जिसके हिसाब से आप उसको तौल रहे हो, नाप रहे हो. ठीक है, एक मेजरमेंट. जैसे अगर मैं एक्स वाई जी तीनों कोऑर्डिनेट ले लूँ, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जी हो गया, तो यहाँ 0 0 से हम नाप रहे हैं. अगर यहाँ पर कोई वेक्टर ऐसे करके है,
कोई पॉइंट मैं नाप बोल लेता हूँ, अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स है, कुछ भी चीज़ यहाँ पर है बाहर की तरफ, तो वो इस पॉइंट से 0 0 से या फिर यहाँ से x से कितनी दूर है, y से कितनी दूर है, यहाँ से z से कितनी दूर है, ये तीनों चीज़ मिलकर बताती हैं कि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अगर उसकी पोजीशन यहाँ से बदल कर यहाँ हो गई तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। ठीक है, बात हो रही है कि वेक्टर चेंज होगा या नहीं होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रांसलेट होने से, ऐसे ऐसे या ऊपर नीचे होने से वेक्टर नहीं बदलता। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रोटेटेड, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर दें तो भी वेक्टर नहीं बदलता। वेक्टर इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ, यहाँ पर वेक्टर था, इसको पैरेलली सरका के हम घसीट कर यहाँ ले गए, इसकी पूंछ पकड़ के, पूंछ को पकड़ा यहाँ से घसीट के ले गए, अभी भी वेक्टर में कोई फर्क नहीं है। अगर वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, जैसे यहाँ से एक वेक्टर नॉर्थ की तरफ है, तो अगर जब तक इसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ रहेगा हम बोलेंगे कि वेक्टर चेंज नहीं हुआ। ओके, तो कब चेंज होगा, जब हम इसे रोटेट कर दें। वेक्टर इज रोटेटेड, पहले वेक्टर यूं था, बाद में क्या हो गया, इधर डायरेक्शन या इधर डायरेक्शन हो गया, तो वेक्टर क्या हो गया, चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू क्वांटिटीज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस, विच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो इज फिजिकली मीनिंगफुल। कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन सही हो सकता है। देखो, अगर कोई भी दो वेक्टर हैं अलग अलग डायमेंशन के, डायमेंशन पता है क्या होता है, डायमेंशन वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके ऊपर कोई भी एक क्वांटिटी डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स किस किस पर डिपेंड करती है, मास एंड एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम लिखते हैं m, एक्सेलरेशन के लिए लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास के लिए क्या आ जाता है m, और इसके लिए क्या हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर में लिखते हैं लेंथ में, मीटर को लेंथ में लिखते हैं, लंबाई से रिलेटेड है, और पर सेकेंड स्क्वायर ये सेकेंड क्या होता है, टाइम से रिलेटेड, तो यहाँ पर t आ जाता है। और यहाँ पावर नीचे थी तो ये -2 और ये हो गया m, तो m/l/t -2। ये तीनों चीज़ m, l और t, ये तीनों चीज़ एक साथ मिलकर कहलाती हैं डायमेंशन। एक्चुअली ये इन तीनों के ऊपर जो पावर्स हैं, जैसे m, l, t, तो इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर -2, ये 1, 1 और -2 ये कहलाते हैं डायमेंशंस। तो मास का डायमेंशन 1, लेंथ का 1 एंड टाइम का -2। तो अगर दो क्वांटिटी हैं जिनके डायमेंशंस अलग अलग हैं, तो क्या हम उन्हें जोड़ घटा सकते हैं? नहीं जी, नहीं, जोड़ घटा उनमें नहीं हो सकती। 1 किलो आलू में 2 किलो टमाटर जोड़ोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, सब्जी बन जाएगी, उसकी बकवास नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं जैसे, और फिर नई चीज़ निकल कर आएगी, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फोर्स, जैसे प्रेशर की बात करें, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं और हमारे पास नई क्वांटिटी आ जाती है जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, नई चीज़ आ जाती है। ठीक है, लेकिन प्रेशर को हम एरिया में जोड़ें ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ही प्रेशर, ना ही फोर्स में से एरिया जुड़ेगा, ना ही फोर्स में एरिया घटेगा। तो क्या आंसर आ गया इसका, a + b गलत, क्योंकि दोनों के डायमेंशन अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। a - b भी गलत, तीसरी चीज़ है यहाँ पर a/b, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। इसका आंसर क्या हो गया, a। ओके, अगर डायमेंशन अलग हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो चीज़ें ही अलग हो। डायमेंशन अलग हैं तो वो दोनों क्वांटिटी अलग होंगी, अलग क्वांटिटी को नहीं जोड़ सकते। एग्जाम्पल याद कर लोगे, आलू के साथ टमाटर नहीं जुड़ेगा। ओके भाई, देखो 2 सेब + 2 सेब कितने हो गए, 4 सेब जुड़ गए ना, बट 2 सेब और 4 टमाटर कैसे जुड़ेंगे, समझो यार थोड़ा है। हाँ, आगे चलते हैं। इफ a = 2i - 3j + 4k इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर 5, इस किसी को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इसमें किसी भी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने में वेक्टर की लेंथ बढ़ जाती है। मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है ये, मैं इसको सिंपली बोल देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पर 5, ijk मैंने कुछ नहीं लिखा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। डायरेक्शन सेम हो जाएगा लेकिन इसकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ तक 5 थी, यहाँ तक कितनी हो गई, 5 और 5 10 हो गई। तो सिंपली वो वेक्टर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाता है इस नंबर से। यहाँ पर हमें दिया है a = 2i - 3j + 4k। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 दूनी 10i - 5 दिया 15j + 4 पंजे 20k। ओके, तीनों कोऑर्डिनेट्स में वेक्टर को ऐसे लिखते हैं। x की डायरेक्शन, देखो इसका मतलब क्या है, ये हो गया हमारे पास वेक्टर। x की डायरेक्शन में कितना है, 10, ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, 10। y की डायरेक्शन में 15, ऊपर नहीं नीचे है, तो नीचे -15 हो गया यहाँ पर। और z की डायरेक्शन में 20, तो ये z की डायरेक्शन में 20। अब ये तीनों पॉइंट z का 20, z का 20, -y का 15 और x का 10, ये पॉइंट जहाँ मिलेंगे
वो एक्चुअल 0 से लेकर उस पॉइंट तक हमारे पास वहाँ आएगा वो वेक्टर, ऊपर नहीं नीचे ही आएगा, तो सॉरी यहाँ पर कहीं वो वेक्टर आएगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब जैसे ही मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले वाला जो 2 3 4 था उसकी लंबाई बढ़ गई। क्वेश्चन ये है कि देन द वेक्टर अलोंग वाई के डायरेक्शन में वेक्टर कितना होगा। तो वाई की डायरेक्शन में देखा हमने नीचे -15 था नीचे की तरफ। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे भागो। द एक्सप्रेशन 1/√2, द एक्सप्रेशन 1/√2 i प्लस जे इज, ये क्या है, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है देखने में, है नहीं। जैसे अगर मैं एक वेक्टर लिखूं, वेक्टर a इज इक्वल टू आई प्लस जे, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई, मैग्नीट्यूड लंबाई होती है, ये हो गया यहाँ पर x, ये हो गया j, तो ये 1 यूनिट x, 1 यूनिट का 1 और 1 यूनिट y की डायरेक्शन, ये भी a, तो इन दोनों को जहाँ मैं जोड़ूंगा ये लंबाई कहलाएगी। ठीक है, और ये जो लंबाई है अगेन यही होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, देखो ये 1 है और ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यार, हैं, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो गया, 2 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये a है, a का मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारे पास, √2। पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर इस एक वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर निकालूं तो वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि आई प्लस जे और इसको √2 से डिवाइड करो जो कि इसका मैग्नीट्यूड था, तो वो यूनिट वेक्टर निकल कर आएगा। तो क्वेश्चन देखो, 1/√2 i प्लस जे इज ए, क्या है ये, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 है, स्केलर है या यूनिट वेक्टर, तो ये आ गया यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसको √2 से डिवाइड किया। √2 क्या था, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो आपको डायरेक्शन चेंज करेगा। देखो अगर मेरे पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इसको मैं एक यूनिट वेक्टर से किसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, सरक जाएगा उस तरफ, डायरेक्शन चेंज कर देता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सिर्फ ये बताता है कि हमारा डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में है। वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज़ होता है। जैसे आपने एरिया वगैरह पढ़ा होगा ना, ये एरिया है कोई सरफेस एरिया, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर n ऐसे करके n कैप, तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया वेक्टर है ये एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। मैग्नीट्यूड कितना है इसका ये नहीं पता, मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, जब आप इसका पूरा एरिया निकाल लोगे। ठीक है, आगे भागते हैं। अ ब्लाइंड पर्सन आफ्टर वॉकिंग 10 स्टेप्स इन वन डायरेक्शन, पहले वो 10 स्टेप एक डायरेक्शन में लेता है, ईच ऑफ लेंथ 80, सभी की जो स्टेप है उसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है, टर्न्स रैंडमली टू द लेफ्ट और राइट, या तो वो राइट टर्न होता है या लेफ्ट टर्न होता है, पता नहीं किधर होता है, और उसके 90 डिग्री, और आफ्टर वॉकिंग टोटल 40 स्टेप, टोटल 40 स्टेप टर्न होने के बाद each 40 turns randomly to the left or right 90 degree. After walking a total of 400 steps, the maximum displacement of the person from the starting position. देखो मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये है कि यहाँ से ये बंदा चला, कितना चला, 10 स्टेप, उसके बाद यहाँ से चला 10 स्टेप, उसके बाद यहाँ से चला 10 स्टेप, उसके बाद वापस यहाँ आ गया 10 स्टेप, तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 10 10 10 40 स्टेप हो गए। 40 स्टेप के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम बताओ। मैक्सिमम के लिए आप फिर कुछ करो, 10 स्टेप यहाँ चला, फिर 10 स्टेप यहाँ चला, फिर 10 स्टेप यहाँ चला, फिर 10 स्टेप यहाँ चला, ये भी क्या हुआ 10 और 10 20 स्टेप, ये भी हमारा आंसर एग्जैक्टली नहीं है। इसको मैक्सिमम वैल्यू पर जाने के लिए मैं ऐसा करना पड़ेगा, 10 स्टेप फिर 10 स्टेप फिर ऐसे 10 स्टेप और फिर ऐसे 10 स्टेप, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ से यहाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल। ठीक है, बिटवीन भी नहीं, इसको बोलते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 और 10 क्या हो गया 10√2, और ये 10 और 10 क्या हो गया 10√2। पाइथागोरस लगाओ, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस 100 200, और फिर 200 का अंडर रूट करोगे तो 2 अंदर रह जाएगा, 100 बाहर, 100 का बन गया 10, तो ये डिस्टेंस हो गया 10√2, और ये डिस्टेंस भी हो गया यहाँ से यहाँ तक 10√2। 10 और 10 क्या हो गया 20, 20√2 आंसर नहीं है, 20√2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप 20 नहीं, एक स्टेप 80 सेंटीमीटर की है, तो टोटल स्टेप कितनी हो जाएंगी 20 20√2 मल्टीप्लाई 20, 20√2 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो हमारे पास कुछ आंसर निकल के आएगा, कितना आ गए
1600√2 सेंटीमीटर। तो 16√2 आंसर जो मुझे समझ में आ रहा है वो है, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। मेरे हिसाब से हो सकता है यहाँ कुछ गड़बड़ी हो और ये आंसर इसका 16√2 हो। आई गेस अगर कुछ गड़बड़ी तो बताना मेरे को पता लगने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ a इक्वल्स b प्लस सी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a b c आर 5 4 3, बहुत ही ज़्यादा आसान है, 5 4 3 है, तो रेस्पेक्टिवली एंगल बताना। देखो भाई ये एक वेक्टर हो गया a, नहीं b और c का जोड़ है, तो ये हो गया b, ये हो गया c, a b और जो ये वाला उल्टा है ये है a, तो ये उल्टी डायरेक्शन में इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें b और C को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ पर आया A। ठीक है, जरूरी नहीं है एंगल ये ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, जैसे ये आ गया A और ये आ गया हमारे पास B, तो ये जो है ये B और C है और ये A आ गया जुड़ के, तो A क्या है, B और C का जोड़ है। ठीक है, A इज द सम ऑफ B एंड C। तो क्वेश्चन है कि बताओ एंगल बिटवीन A एंड C क्या होगा। इफ A इज इक्वल टू B प्लस C एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A B C 5 4 3, ओहो 5 4 3 है, परपेंडिकुलर ही बनेगा ये तो क्या है। B प्लस C, B कितना हो गया 4, C कितना हो गया 3 और ये जुड़ गया 5, 3 4 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बनता है। ठीक है, ए जो है जोड़ वो अपोजिट डायरेक्शन में। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलती है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताती है कि पहले दो वेक्टर ऐसे और ऐसे, उन दोनों को एक का सिर और दूसरे की पूंछ पकड़कर ऐसे जोड़ दो, और जो तीसरा वेक्टर होगा वो इनके अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्लॉकवाइज होगा। वही इस पहले वाले की पूंछ से दूसरे वाले के सिर के ऊपर जो टक्कर मारता हुआ वेक्टर बनेगा वो होगा इनका मैग्नीट्यूड, वो होगा मतलब इनका रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट हो गया ए, जो कि बी प्लस सी के बराबर है। बट क्वेश्चन में 3 4 5 दे रखे हैं, इसलिए मैं बताऊंगा कि मैं ये कहूँगा कि ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हमारा जो बना ए ये बनेगा 5, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब क्वेश्चन ये है कि बी सी एंड ए, क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में एंगल बताओ। तो ए और सी के बीच में एंगल क्या होता है, कैसे निकलेगा, साइन थीटा वगैरह लगाएं। साइन थीटा क्या होता है, ओह साइन थीटा अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, यहाँ पर अगर साइन थीटा लगाऊं इस पॉइंट पर, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर तो नहीं है। ठीक है, एंगल ये वाला पूछा है, तो ये वाला पूछेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा लगाओ, यहाँ साइन थीटा लगाएंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, 4/3 साइन इनवर्स, 4/3 साइन इनवर्स है नहीं, शाबाश मजे ले लिए। तो टेन थीटा लगाओ, ये वाला एंगल लगाएं, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, 4/3, टेन इनवर्स 4/3, ये भी नहीं है, ये तो बड़ा बकवास हो गया यार, हैं ढूंढो सीखो। 4 3, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला सी और ए के बीच में एंगल बिटवीन ए एंड सी, तो ये वाला एंगल क्या हो सकता है, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस 3/5, ये आ गया भाई। इस एंगल के साथ जो है उसको बेस बोलते हैं, एंगल के साथ क्या होता है बेस, तो एंगल क्या हो गया 3, इसको मैं ऐसे पटक मारता हूँ, एक बार ऐसे पटक दिया इसको, ये हमारा क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया 5। अब ये एंगल है, तो एंगल के साथ क्या होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि 3/5 किसका, कॉस का, कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5, आंसर आ गया बी। ठीक है, टफ नहीं था, आई वाज जस्ट प्लेइंग विद दीज नंबर्स इन ट्रिगोनोमेट्री। आगे देखते हैं, अ पार्टिकल हैज 2 इक्वल एक्सेलरेशंस इन 2 गिवन डायरेक्शंस। एक पार्टिकल के पास 2 इक्वल डायरेक्शन है, 2 इक्वल एक्सेलरेशन है, लेकिन उनके डायरेक्शन अलग अलग हैं। तो इफ वन ऑफ द एक्सेलरेशंस इज हेल्ड देन द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट मेक्स
with the other is also helped. If one of the accelerations is helped, अगर एक एक्सेलरेशन आधा कर दिया जाता है तो एंगल जो होगा रिजल्टेंट जो उसके साथ बना रहा था वो भी आधा हो गया। यानी कि एक मैंने ये मान लिया यहाँ पर, दूसरा मैंने मान लिया यहाँ पर। 60 ले लेते हैं, प्ले करते हैं, लेट्स प्ले, क्योंकि एज्यूम करके ज़्यादा इजीली हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये रिजल्टेंट यहाँ पर बन गया और ये रिजल्टेंट इसके साथ है। अब अगर मैं इस वाले को आधा कर दूँ यहाँ पर, इसको ऐसे कर दूँ, तो ये एंगल यहाँ पर बनेगा। ये जो रिजल्टेंट आएगा ये यहाँ पर बनेगा। आधा हुआ? ये तो आधा नहीं हुआ, क्योंकि पहले ये कितना था, जितना भी था ये 60 था, पहले शायद आधा था, बाद में ये आधा नहीं हो रहा है। इसका आंसर 120 आएगा सीधा, क्योंकि आप ऐसे करके देख सकते हो। ये एक वेक्टर हो गया यहाँ पर 120 के ऊपर, ये आ गया A, ये आ गया B, और जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो रहा है 60, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है 60 डिग्री के ऊपर, है ना भाई, दोनों बराबर है। यहाँ पर ये ऐसे करके जुड़ेगा। अब जैसे इसको यहाँ पर करोगे तो इस वाले वेक्टर को अगर आपने आधा कर दिया तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये यहाँ चला गया, ये हो गया 30 डिग्री, 30 तो 120 से पहले 60 था रिजल्टेंट, अब हो गया 30। तो A और B के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 120। अब कोशिश करना अज्यूम करके ऐसे करके हो जाएगा, इसमें ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री 3-5 कॉस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, ये सिंपल है, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोर्सेस द रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी 4, दोनों का। अच्छा, वेक्टर में क्या होता है, अगर हम एडिशन करते हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो सीधा सीधा जो मैक्सिमम इनका जोड़ आएगा जब इनके बीच में थीटा क्या हो 0, थीटा 0 हो तो मैक्सिमम, अगर ये 5 है और ये 4 है तो इन दोनों का जोड़ मैक्सिमम कितना हो सकता है। जब जैसे मैं बताया था ना शुरू में, एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर यहाँ से एक फोर्स 50 न्यूटन की लग रही है, यहाँ से 50, तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में लगेगी तो मैक्सिमम उस डब्बे के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लग सकता है, ठीक है। तो 5 और 4 9 हो सकता है। ये पूछ रहे हैं कि वन आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द रिजल्टेंट ऑफ विच वन कैन नॉट बी 4 न्यूटन, किन का 4 न्यूटन नहीं हो सकता। देखो पहला है 2 और 2, अगर मैं 2 ऐसे करके और उसके आगे 2 ऐसे कर दूँ तो 4 हो जाएगा, हो गया। दूसरा वाला है 8 और 2, 8 और 2 में कैसे हो सकता है, एक 6 और 2 लेते हैं, ये इधर 6 हो गया, और अगर उल्टे डायरेक्शन में मैं 2 कर दूँ तो 6 में से 2 घट के इसका भी क्या आ जाएगा 4, इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया। 4 और 2 वाले में कैसे 4 हो सकता है, 4 और 2 वाले में और 8 और 2 वाले में देखते हैं, 8 और 2 वाले में 4 होगा या नहीं होगा, किसी एक एंगल के ऊपर ये 4 हो सकता है। ओके, ये एंगल 4 cos थीटा, 4 और 2 का अपोजिट ये 6, और यही वाला नहीं हो पाएगा B, ठीक है, B लग रहा है मेरे को इसका आंसर। कैसे, देखो देखते हैं, या फिर D है तो भी देखते हैं कैसे होगा। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो ये जुड़ गए, 2 और 2 4, 6 में से 4 गए 2, यहाँ पर अगर दोनों जुड़ गए तो 6, और अगर दोनों नहीं जुड़े तो 2, और 2 और 6 के बीच में कहीं 4 हो सकता है। 8 और 2, 8 और 2 का 4 नहीं होगा, 8 और 2 का 4 कैसे होगा भाई, ये आपके पास 8 है, 8 में से अगर आप मैक्सिमम, इसका आंसर D होगा, सॉरी D, अगर 8 में 2 जोड़ोगे तो हो गया 10, अगर 8 में, ये इधर 8 है, इधर आपने 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया 10, और अगर 8 में से आपने घटा दिया इधर तो आ गया 6। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच, अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। 8 और 2 कितना हो गया 10। अगर 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा। 8 में से 2 गया 6, तो इन दोनों का जोड़, D का जोड़ मैक्सिमम 10 न्यूटन दे सकता है, मिनिमम 6 दे सकता है, 4 तो आएगा नहीं किसी भी हालत में, ठीक है। गूगली खेली ना ऐसे ध्यान से, मैक्सिमम एंड मिनिमम, जोड़ एंड घटा। आगे देखते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इन 10 सेकेंड्स द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, द एक्सेलरेशन इन। अब हम सबको एक बात तो पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। करके देखें, फाइनल वेलोसिटी इन पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा था, वेलोसिटी 5 थी, एंड उसके बाद वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ हो जाती है, वो भी 5 में से 5 गए, अबे 0 हो गए तो
ये क्या हुआ? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप डायरेक्शन को नज़रअंदाज कर रहे हो। जनरल क्वेश्चन में हम डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन लेते हैं, तब हम डायरेक्शन इधर उधर कर देते हैं, बट यहाँ पर डायरेक्शन है। देखो पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल पहले ये सेंटर मान लिया, पहले वो पार्टिकल नॉर्थ में जा रहा है, कितने वेलोसिटी से, विद वेलोसिटी ईस्ट में जा रहा है। पहले पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ईस्ट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट टू वेस्ट टू, ईस्ट में जा रहा है, किस वेलोसिटी से, 5। 10 सेकंड में यहाँ से जाते जाते मान लो वो घूम रहा है, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, हो सकता है सर्कुलेट कर रहा हो, ऐसे सर्कल बना रहा हो, तो यहाँ से घूमता घूमता वो यहाँ पर आ गया। अब इस पॉइंट पर तो 5 था ईस्ट की तरफ, इस पॉइंट पर 5 किस तरफ था, 5 नॉर्थ की तरफ था, यानी कि इसका ओवरऑल वेलोसिटी इधर प्लस इधर ऐसे है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। लेकिन एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? अगर जब हम ऐसे ऐसे किसी चीज़ को गोल 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 घुमाते हैं ना, तो आपने ध्यान दिया होगा, अगर ये पत्थर ऐसे घूम रहा है तो उसको सेंटर अपनी तरफ खींच रहा है, अपोजिट में। यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज निकालने के लिए ये तो डायरेक्शन हो गया इनिशियल वेलोसिटी का, और ये डायरेक्शन हो गया फाइनल का। तो आप इसमें फाइनल वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ है उसमें ये वाला ना करके इस तरफ इसको माइनस करो। ए माइनस बी क्या होता है, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए प्लस बी दो वेक्टर का जोड़ होता है। कैसे, एक वेक्टर इधर था, दूसरा वेक्टर भी इधर है, दोनों जुड़ गए। लेकिन अगर दोनों वेक्टर में कुछ डायरेक्शन है तो उन दोनों वेक्टर की पूंछ पकड़नी पड़ेगी। अगर एक वेक्टर ऐसा है दूसरा वेक्टर ऐसा है तो इसमें इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये ए हो गया और ये बी हो गया, पूंछ से पूंछ जोड़ना है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पूंछ से पूंछ जोड़ो और फिजिक्स से रिश्ता जोड़ो। लेकिन बोल रहा है कि ए माइनस बी, वेक्टर की दुनिया में माइनस नाम का जुगाड़ सिर्फ देखने के लिए होता है, और माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से है। तो अगर फाइनल वेलोसिटी यहाँ थी, इनिशियल वेलोसिटी वो ईस्ट की डायरेक्शन में थी, तो जब आप माइनस करोगे तो आपको सेम वेलोसिटी सिर्फ इधर घुमा के इसमें जोड़नी ही है, यानी कि इट बिकम्स ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी। यहाँ पर अगर बी था इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव ऑफ बी, ठीक है। इधर पॉजिटिव भी था, इधर नेगेटिव भी हो गया। आया समझ में? तो ये हो गया हमारे पास नॉर्थ की डायरेक्शन में और 5, और इस तरफ क्या हो गया, माइनस, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे माइनस भी बोलेंगे। तो 5 सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए 5, और इन दोनों का चेंज आएगा हमारे पास यहाँ। तो 5 और 5 का डिफरेंस क्या आ गया, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, और ये 5√2 होता है, ठीक है। तो ये 5√2 हमारे पास वेलोसिटी है। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो 5√2 को हम अगर डिवाइड करेंगे 10 सेकेंड से, तो 5√2 को 10 से डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा भाई, 5√2 डिवाइड बाय 10 को क्या लिख लें, 5 मल्टीप्लाई 2 लिख लें, और 2 को क्या लिख लें, √2 टाइम्स √2 लिख लें। कोई दिक्कत थोड़ी है, 5 से 5 कट गया, √2 से √2 कट गया, तो आंसर 1/√2 आएगा। आंसर क्या होगा, 1/√2। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन अभी आई थी जो इधर जा रहा था और इधर जा रहा था, लेकिन इनका चेंज किधर निकल कर आया, इस डायरेक्शन में। तो नॉर्थ ईस्ट में था ना, इधर क्या होगा, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। डी आंसर 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट में। आया समझ में? गेम खेल दिया ना डायरेक्शन ने, होता है। नेक्स्ट, अगर a = b + c है, ये सेम डायरेक्शन है, ये अभी जो क्वेश्चन किया है उसी के जैसा है, 3 5, चलो कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास b, ये आ गया हमारे पास c, ये आ गया हमारे पास a, सेम है। a क्या है, 5 4 3, ये सेम ही है। एंगल सिर्फ अलग पूछे, इसमें a और b के बीच में पूछा एंगल, तो एंगल a और b के बीच में एंगल कितना हो गया, साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस 3/5, या फिर 4/5 है कहीं, 4/5 कॉस, 4/5 कॉस। कॉस में क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस है, बेस को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करने का आ गया आंसर, ठीक है। तो कॉस थीटा = 4/5। क्यों, क्योंकि ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, तो 4/5, और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 4/5। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ a and b मेक्स अल्फा विद a and बीटा विद b,
ये ए है और ये बी है, बहुत ही आसान बात है। और इसका कहीं ये रिजल्टेंट आ गया, आर मान लिया। बोलता है कि ए से अल्फ़ा बना रहा है, बी से बीटा बना रहा है, तो क्या होगा? देन अगर ए और बी बराबर होते हैं या ए बड़ा बी, देखो एक बार हल्का सा देखो, हल्का सा मैं छोटे छोटे डायग्राम बनाता हूँ, छोटे छोटे से। ये ए छोटू सा और बी बड़ू सा, ठीक है, या इसको बी बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं। इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा। यानी कि अगर ए बड़ा है, देखो अगर ए बड़ा है तो ए वाला एंगल अल्फा क्या हो जाएगा? छोटा, जो रिजल्टेंट ए के साथ बना रहा है। जो छोटा है उसके साथ बड़ा। और अगर यहाँ पर ऐसे कर दूँ, बी बड़ा कर दिया, ए मैंने छोटू सा कर दिया, अब हमारा रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? पैरेललोग्राम बनाएंगे ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है। तो ए जो छोटा था उसके साथ एंगल क्या हो गया? बड़ा हो गया, ये ए और ये बी। तो जो छोटा होता है उसके साथ एंगल बड़ा, जो बड़ा होता है उसके साथ एंगल छोटा। तो ए इज ऑलवेज लेस देन बी, ऑलवेज। ये क्या बकवास है? नहीं है। ए छोटा होगा बीटा से, अल्फा जो है बीटा से छोटा होगा अगर ए बीटा से बड़ा है। ऐसा कुछ लग रहा है? अल्फा जो ए वाला एंगल है वो छोटा होगा बीटा से। हाँ, कुछ कुछ समझ में आया। अल्फा छोटा होगा अगर ए छोटा है। तो अगर ए छोटा था, यहाँ पर देखो ए छोटा था लेकिन अल्फा क्या हो गया? बड़ा हो गया। छोटी लेंथ बड़ा एंगल। फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखने का, ये एक बार देखो, ये ए, ओके, और ये मैंने बना दिया बी। इनका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? इनका रिजल्टेंट यही तो होगा, ठीक है। अगर मैं इस ए की लंबाई बढ़ा दूं, ये बढ़ गई ए की लंबाई, तो रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ। एंगल छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर ए बढ़ रहा है तो ए के साथ वाला एंगल छोटा हो रहा है, तो आंसर आ गया सी। ए छोटा होगा अगर ए बी से बड़ा है, तो अल्फ़ा छोटा होगा, अल्फ़ा इज लेस देन बीटा, एंड जब कब ए क्या हो? बड़ा हो बी से, ठीक है। हो, दिमाग खपुचड़ हो गया, फुचुड़। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट is 16. सम है दो फोर्सेस का 16. मैग्नीट्यूड ऑफ their resultant is 8√3. If the resultant is at 90 degree with the force of smaller, then the magnitudes are, ये आपको होमवर्क में देता हूं मैं। बस एक आखिरी क्वेश्चन होमवर्क, एंड शुरू करते हैं फिर और वेक्टर से रिलेटेड और बहुत सारी बातें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून, हैव अ गुड प्रिपरेशन। थैंक यू।